एस और पी ब्लॉक का डिस्कशन था अपना, राइट? आज एस और पी ब्लॉक का डिस्कशन है, ठीक है? तो जैसे आप लोगों ने बोला था भाई, एस और पी ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे आज। तो एस और पी ब्लॉक का डिस्कशन करते हैं। बोलो क्या करना है? एस और पी ब्लॉक का डिस्कशन था ना आज, डिस्कशन ना? हाँ, तो आप लोग ये बता दो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई डाउट है तो आप बताओ। एस ब्लॉक बता दो पहले। मैंने लास्ट टाइम एस ब्लॉक का कुछ डिस्कशन भी किया था। अभी अब एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में कोई डाउट है क्या? डाउट नहीं। लास्ट टाइम वैसे हम डिस्कस कर चुके थे। पार्ट 2 में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट नहीं, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट नहीं। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का B2 शायद ठीक है, B2 देख लेते हैं अपन। B2 में उसने कहा है कमेंट द ऑर्डर ऑफ मोबिलिटीज ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन द सॉल्यूशंस। तो मैंने आपसे कहा था आयनिक मोबिलिटी ना अपन ऐसे चेक करेंगे। आयनिक मोबिलिटी पहले चार्ज चेक करेंगे। अगर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो पहले अपन चेक करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, विल से दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अगर चार्ज ज्यादा है तो मोबिलिटी कम होगी। एंड आयनिक मोबिलिटी अगर चार्ज ज्यादा है तो आयनिक मोबिलिटी कम होगी, और साइज अगर छोटा है तो भी आयनिक मोबिलिटी कम होगी when the charge is same, when charge is same, इससे तो ऐसे कैलकुलेट करें, ऐसे कर लेंगे, है ना? when the charge is same तब अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे भाई, राइट? अब तो आयनिक मोबिलिटी उसमें तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, देखो बेटा अगर कोई डाउट है तो। अगर किसी को डाउट है तो बता सकता है वो कि भाई डाउट होगा, ठीक है ना? तो उसमें आंसर आ गया अपना। भाई लिथियम में क्या होगा ना, अगर साइज जैसे 400 सेम है तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, तो इसमें हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल इसको बहुत ज्यादा ब्लॉक कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल इससे हाइड्रेट हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल अगर इसके पास बहुत सारे होंगे तो उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। मूवमेंट स्लो होगा तो अगर साइज छोटा है तो मूवमेंट स्लो होगा। पार्ट 3 का क्वेश्चन 1, ठीक है। पार्ट 3 का क्वेश्चन 2 बी पार्ट, ठीक है। तो मैं पार्ट 3 पे चलते हैं अपन, है? पार्ट 3 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा है आपने पार्ट 3 में, और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये तो G1 है, मिसलेनियस कार्बाइड वगैरह। चलिए तभी पार्ट 2, एक मिनट रुकना। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है Na2 Na2O2 अगर अपन हीट करेंगे तो क्या बनेगा भाई? तो Na2O2 को अगर हीट करेंगे तो एक तो ऑक्सीजन बनेगा, एक Na2O बनेगा। लिथियम का आयनिक मोबिलिटी कम होगा सोडियम से, मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा आयनिक मोबिलिटी, सॉरी, साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आयनिक मोबिलिटी और चार्ज अगर ज्यादा होगा तो कम हो जाएगा, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज से। सही है, पक्का? तो अपन क्या करेंगे, Na2O2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट 3।
पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को गिवन है Na2O2 है, इसको डिकम्पोज करते हैं तो Na2O बनेगा प्लस हाफ O2 बनेगा, ये बनेगा अपने पास। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज डायमैग्नेटिक, हाँ तो भाई ये डायमैग्नेटिक है ना, Na2O2 दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं दोनों में ऑक्सीजन है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ बेसिक ऑक्साइड, यस इट इज अ बेसिक ऑक्साइड। भाई अब इसको डिकम्पोज करोगे तो क्या बनाओगे, अब इससे कम ही करना पड़ेगा ना डिकम्पोज करोगे तो, ऑब्वियस सी बात है, अपन ऐसे बताएं। KO2 को डिकम्पोज करते हैं, तो अगर अपन KO2 को डिकम्पोज करेंगे तो K प्लस O2 बनेगा, इसमें K ऐसे नहीं बनेगा K2 है ना, तो K2 अपन ऐसे नहीं बनाएंगे। सो अगर हम मतलब क्योंकि ये तो सुपर ऑक्साइड है ना, ये परऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड को अगर डिकम्पोज करेंगे तो विल गेट K प्लस O2, क्योंकि ये O2 रिलीज कर सकता है और पोटेशियम ऐसे बनेगा। तो इसमें क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद वाले सारे के सारे अगर सुपर ऑक्साइड्स हैं तो मेटल बनेंगे। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक तो नहीं होगा भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्यों हो जाएगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, O2 होगा। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ बेसिक ऑक्साइड, नहीं बेसिक ऑक्साइड नहीं हो पाएगा, तो बी वाले में QR आ जाएगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज reducing agent, it is this, and we are given that ये तो पैरामैग्नेटिक होता है, तो पहला वाला नहीं होगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस इट इज। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, अच्छा इसको तो हमने, रुको, हीट करने से ये बनता है, अपन को तो इसको सल्फर के साथ हीट करना है, और एक बार अपन पहले इसको सल्फर के साथ हीट करेंगे, फिर उसके बाद अपन हीट करेंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। ये तो बहुत ज्यादा मतलब वैसे कर दिया इसने, अगर अपन डायरेक्टली करते तो विल गेट लाइक दिस। हाँ देख रहे ना, वही उसीलिए तो बता रहा हूँ कि इसमें कैसे अपन करेंगे। अब सल्फर पहले तो अपन ने डायरेक्टली ऑक्सीडाइज डिकम्पोजिशन किया, अगर सल्फर के केस में करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपन बनाएंगे दैट इज K प्लस SO2 बनेगा सल्फर के साथ, राइट। और कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे यहां पर जो बनेगा तो अपन लिखेंगे दैट विल बी, क्योंकि कार्बन के साथ हीट करूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, इट इज हाईली स्टेबल, सो इसका रिडक्शन होगा। अब इसका रिडक्शन होगा तो COS ही बन सकता है, अगर कार्बन से, या तो CO प्लस ये बनेगा या फिर COS बनेगा, क्योंकि COS इज लाइक दिस, है ना। तो कार्बन के साथ हीट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, तो COS विल बी द बेटर प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि इससे सिर्फ निकाल के ये बनाना तो ठीक नहीं होगा, तो COS बनेगा। अब अपन क्या करते हैं, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो पहले वाले में गिवन है वन ऑफ द प्रोडक्ट इज डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ तो ठीक है ना, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव कर सकता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब अपन कैसे बताएंगे। फिर उसके बाद वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ये तो रिडक्टिव ब्लीचिंग शो करता है, सो इसका कैरेक्टर रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ज्यादा होता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग, नो बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड नहीं, ये तो एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड नहीं बनेगा, देयर इज नो बेसिक ऑक्साइड। अगर K2O बनता तो अपन बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको, सो आंसर इसमें सिर्फ PQ आ रहा है। अब NaNO3 की बात करते हैं, C वाले की। NaNO3 को अपन ने हीट किया ना,
तो इसको जो अपन हीट करते हैं दैट इज अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन ने लिखा ये NaNO2 बनाता है प्लस हाफ O2 बनाता है, लेकिन अपन ने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर ये Na2O बनाएगा प्लस N2 बनाएगा प्लस O2 बनाएगा। इट इज लाइक दिस। फिर वो N2 लिबरेट करता है। तो लेट अस चेक। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज डायमैग्नेटिक, N2 है ना, डायमैग्नेटिक। वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो अपन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करवा सकते हैं। हाँ, N2 को रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेगा ऑक्सीजन को, सो दैट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होगा ही होगा, ये अपन ने पढ़ा हुआ है क्लास में। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिक ऑक्साइड, ऑब्वियसली Na2O इज अ बेसिक ऑक्साइड, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ। बेरियम नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट वी नो दैट हाउ टू डिकम्पोज, सारे के सारे नाइट्रेट को कैसे डिकम्पोज करते हैं अपन को पता है ना। तो अगर अपन बेरियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करेंगे, राइट, तो अपन को लिखना है वन ऑफ दैट इज बेरियम नाइट्रेट एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसमें भी टेम्परेचर के बिना, ठीक है, तो अपन लिखेंगे दैट इज टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड के बिना। तो वी कैन राइट दैट बेरियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करूंगा तो बेरियम ऑक्साइड बनना चाहिए, NO2 बनना चाहिए और O2 बनना चाहिए, और हाफ O2 बनना। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज डायमैग्नेटिक, इसमें अपन बेरियम ऑक्साइड को डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ तो NO2 हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O2 है ना ऑक्सीडाइजिंग। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिक ऑक्साइड, तो ये तो बेसिक ऑक्साइड है, इसमें भी PQRS, इसमें भी PQRS, और NaNO3 में भी PQRS, क्योंकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड की है। दूसरा पर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पूछा था किसी ने। सोडियम बाइकार्बोनेट इज क्रिस्टलाइन, है ना, NaHCO3 इज अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो विल रीड दैट सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3 इज एम्फोटेरिक, हाँ दैट इज करेक्ट। अपन ने इसका pH कैलकुलेट किया था ना, ऐसे 1/2 pK1 pK2, क्योंकि वो एम्फोटेरिक था, ऐसे कैलकुलेशन किया था, बिकॉज वो एम्फोटेरिक था। डी ऑप्शन में ओनली PQR गिवन है। अच्छा, पहले वाले में डी ऑप्शन में ओनली PQR गिवन है। एक बार चेक कर लो यार बेरियम नाइट्रेट, क्योंकि सारे नाइट्रेट अपन ने ऐसे ही पड़े हुए हैं डिकम्पोज करने के लिए, ऑक्साइड तो बनेगा। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिक ऑक्साइड, तो बेरियम का करेंगे क्या अपन, बेरियम थोड़ी बना सकते हैं। एक बार शीट में चेक करो बेरियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कैसे करता है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, है ना, पर डी ऑप्शन में अगर नहीं गिवन है तो देख लेता है। क्योंकि ना अपन बुक में तुरंत चेक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे होता है वैसे होता है, अपन कर वो नहीं करते हैं, तो फटाफट बुक में चेक करते हैं और हटाते हैं।
वैलेंसीज, क्योंकि अपन ने तो यही पढ़ा हुआ है ना कि सारे नाइट्रेट कैसे डिकम्पोज होते हैं, वी नो दैट। occurrence, flame color, standard potentials, oxidation valency, nitrate, carbonate, bicarbonate, halides, nitrates. Where is the nitrate? Nitrate of these metals are water soluble. On heating, they decompose into their corresponding oxide of a mixture of this and this. वह डी होगा, उसमें लास्ट वाला होगा, साफ साफ लिखा हुआ है, नाइट्रेट ऑफ दीज एलिमेंट्स ना convert into the, on decomposition they convert into their oxide, corresponding oxides with nitrogen dioxide and the oxygen. So मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें, अगर मुझे डाउट होता तो मैं थोड़ा बहुत चेक भी करता कि भाई चलो एक बार और देख लेते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं ना, इनके नाइट्रेट डिकम्पोज होंगे ही होंगे, है ना। चलो ठीक है, तो वो मतलब उसमें आना चाहिए वो बेसिक ऑक्साइड है, उसमें 100% आएगा वो बेसिक ऑक्साइड। चलो दूसरा देखते हैं, तो उसमें डी ऑप्शन में आएगा PQRS। अच्छा, फिर अपन बात कर रहे थे बी वाले की, इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द बंसन फ्लेम। हाँ, ये तो किसी ने पूछा था मुझसे कल, तो बोला तो था मैंने कि आएगा वो, क्योंकि अगर ये डिकम्पोज नहीं होता ना तो नहीं आता। जैसे अगर ये डिकम्पोज होता है इसका मतलब ये ब्रेक होगा, अगर ये ब्रेक होगा तो सोडियम आएगा, और सोडियम आएगा तो कलर इम्पार्ट करेगा। अगर वो ब्रेक नहीं होता, स्टेबल टुवर्ड्स हीट होता, तो अपन कहते नहीं करेगा। जब वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा, रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो कैसे बताएगा फ्लेम कलर? तो बताएंगे उसमें अपन, reacts produce H2O2 and O2 on reaction with water. No. वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O plus CO2 plus NaOH बनाएगा। Shows hydrogen bonding. Yes, there is bicarbonate ना, bicarbonate होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एक कार्बन के लिए ऐसे लिखेंगे ना, इसको ऐसे बाइकार्बोनेट आएंगे ना, तो इधर ऐसे कर लेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है। तो दूसरे मॉलिक्यूल के लिए ऐसे बनाएंगे ना, इस पे नेगेटिव चार्ज C, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर OH, एक OH ये हो जाएगा, ऐसे बनाएगा ना डाइवर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज अ चेन स्ट्रक्चर। हाँ, तो अपन ने डाइवर बनाया है, इसको चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो। तो अपन ने कहा था कि भाई मैंने सिर्फ बनाया कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा OH है, तो इसका चेन स्ट्रक्चर होता है और डाइवर बनाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पढ़ा हुआ है अपन ने, जब आपने सोडा अमोनिया प्रोसेस पढ़ाया है। सो दैट इज अबाउट दैट एक्सरसाइज 1। अब एक्सरसाइज 2 भी कहा था मैंने, ये कह रहा है कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट में तुमको पता NaCl जो होता है दैट इज येलो इन कलर, प्योर NaCl इज कलरलेस, व्हाइट कलर होता है नमक, लेकिन उसमें येलो कलर आता है, पता है क्यों? क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ हीट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, यहाँ से Cl, थोड़ा थोड़ा Cl क्या होता है, लिबरेट होता है, ये बना के हम तो वहां पूरा हीट कर रहे हैं, तो इट विल इम्पार्ट द कलर है, तो वहां से डिकम्पोज होके वहां से कलर निकलेगा कुछ ना कुछ। अगर ये टूट रहा है तो इसका मतलब Na बनेगा, और Na बनेगा तो वहां पर एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इधर ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम ट्रांजिशन हो रहा होगा, तो वो ट्रांजिशन में आएगा। अगर ये डिकम्पोज नहीं होता, जैसे अपन को पता है Na2CO3 तो डिकम्पोज होते नहीं, इट हैज हाई थर्मल स्टेबिलिटी, ये नहीं देगा, वो देगा। ये येलो कलर है, ये पिंक कलर है, इसने भी तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन ये भी वायलेट कलर है ना। तो अगर वो डिकम्पोज नहीं होता तो अपन कह देते कि नहीं देगा वो कलर। दूसरा अभी भी है पार्ट 2 में E5, पार्ट 2 का H2 है और H2 बता देता है पहले। कैल्शियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोलिथ बनेगा, है ना, हाइड्रोलिथ बनेगा,
और हाइड्रोलिस को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रेट बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो क्या बताना था? टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट ऑफ दिस एंड दिस। टोटल एटम बताना है। अच्छा, तो बता देंगे ना टोटल नंबर ऑफ एटम। इधर कितने हो गए? 4, 6 और 1 5, 7 हो गए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाया, मतलब कुछ भी बना के ऐसे पूछ तो लिया ना अपन से कि क्या बनाना है। ठीक है, दूसरा क्या था? G1 पूछा था आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सॉल्युबल थर्मल स्टेबिलिटी? हाँ, तो थर्मल स्टेबिलिटी तो डिपेंड करेगा आयनिक कैरेक्टर पे। आयनिक कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जैसे कार्बोनेट का भी आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है ना। जैसे अपन ने कहा ना कि Na2CO3 डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, क्योंकि कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है टॉप टू बॉटम। सो सल्फेट की भी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है टॉप टू बॉटम, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी टॉप टू बॉटम। तो हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी सीजियम सल्फेट। आपने मुझसे E5 पूछा, ये सोते सोते जाग रहे हैं, मतलब सोते सोते पूछते हैं कि सर अब ये बता दो। तो कंपाउंड दैट गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड इज। हाँ, तो ठीक है, इनमें से देखो कौन सा पेरोक्साइड है, क्योंकि एसिड के साथ जो भी पेरोक्साइड होंगे वो पेरोक्साइड ही बनेंगे। PbO2 इज नॉट अ पेरोक्साइड, इट इज ऑक्साइड। तो एसिड के साथ सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो Na2O2 इज अ पेरोक्साइड। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे ना इसको, तो विल गेट दैट H2O2 प्लस, है ना, NaOH, दैट इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज H6B है। अब पार्ट 1 का H6, तुम लोग यार सोते सोते जाग रहे हो, एक बार में सारी चीजें लिखा करो ना सीक्वेंस में, फटाफट जैसे ही पूछा बता दो। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पूछो, मैं H6 देख लेता हूँ। अब ना फिर ऊपर नीचे ऐसे करता हूँ तो वो साइड में कुछ ऐसे हो गया ना, फिर एकदम से ऊपर चला जाता है सब कुछ, पता नहीं कहाँ मिलेगा वो। H6 एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 बता भाई। H6 मिल गया। H6 है कहाँ? H6 कहाँ है? H5 तक ही है मेरे इसमें। पार्ट H6 मतलब कौन सा पार्ट? पार्ट 2 का, पार्ट 1 का? मतलब पीटी लिखा उसने, बस पार्ट ये क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर, हाँ तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो इसमें ये होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग होता है ना इसका, OCl2 की वजह से। So bleaching powder turns red litmus to blue and finally to white. It is due to presence of oxychloride ना, this is a bleaching agent ना। ब्लीचिंग एजेंट होगा तो इट्स बेसिक इन नेचर, बिकॉज कैल्शियम अगर पानी में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, मतलब बेसिक है। तो लिटमस पेपर टच देगा क्या? रेड से ब्लू। और उसके बाद अगर ब्लीचिंग एजेंट है तो ब्लू कलर को भी कलरलेस में कन्वर्ट करेगा। तो ब्लीचिंग एजेंट का तो काम ही यही होता है ना कि कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीक्लोराइड। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। पार्ट 2
कुछ भी नहीं। पार्ट 3 एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, बस पार्ट लिख देना, इस पार्ट का ये वाला पार्ट। 12 पार्ट 1 का 12 देख लेते हैं भाई अपन, पार्ट 1 का 12 क्या है। अपन को गिवन है फॉर्म्ड Na2BeOH होल ट्वाइस इज फॉर्म्ड। हाँ तो अपन क्या करेंगे ना, ये तब बनता है जब बेरिलियम ऑक्साइड या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये भी एम्फोटेरिक है और ये भी एम्फोटेरिक है। ऑब्वियस सी बात है, जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3। अब 1 मिनट रुको, पार्ट 3 का 12 P1 P2 ऐसे लिख देता हूँ मैं। और पार्ट 3 का 12 था, पार्ट 3 का 9 और 18 है, और पार्ट एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का 13, 16 और 17। ये अब तक आपने डाउट पूछे। पार्ट 3 का 13 और 15 भी है, ये आपके डाउट्स हैं। चलो बता देता हूँ। पार्ट 1 में 13, 16 है। Drying agent which react with CO2 and removes water vapor from ammonia is, मतलब CO2 से रिएक्ट करे और अमोनिया से वाटर वेपर्स भी निकालते हैं। तो अमोनिया से अगर वाटर वेपर्स निकालना है तो बेसिक होना चाहिए उसे, और CO2 एसिडिक है तो उससे रिएक्ट कर ही लेगा। तो अपन को बेसिक होना चाहिए, क्योंकि अपन चाहते हैं कि भाई अमोनिया से अगर वाटर हटाना है तो ऑब्वियस सी बात है, अपन को ये पता है कि वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, एसिडिक होगा तो इससे रिएक्ट करेगा, तो बेसिक ही होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल अमोनिया से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड इज अ वाटर एब्जॉर्बेंट, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, क्योंकि एसिडिक होता है ना क्लोराइड की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करता और CO2 से भी रिएक्ट नहीं करेगा। कैल्शियम नाइट्रेट वो बेसिक होगा, कैल्शियम नाइट्रेट बेसिक होगा, लेकिन अमोनिया के साथ कोई इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, लेकिन वो CO2 से भी रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड इज अ वाटर एब्जॉर्बर। 14th वाले में आपने 13th पूछा था और 16, 17 पूछा था। 16th वाला, X रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, X को मैं सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करूंगा, कर दिया। उसके बाद इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव NaHSO3, एक्वस मीडियम में मतलब मैं वाटर ऐड कर सकता हूँ उसमें, NaHSO3 बनना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से अपन कौन सा कंपाउंड लेंगे? Na2CO3 दैट इज बेसिक इन नेचर, और ये एसिडिक होता है, चलेगा। दूसरा NaNO3 ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। Na2S2O3 इट इज स्टेबल, वो तो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, सल्फर से रिएक्ट कर सकता है, SO2 से रिएक्ट नहीं करता। और सोडियम बाइसल्फेट, उसमें पहले से ज्यादा ऑक्सीजन है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। मुझे यही मिला, मुझे ऐसा कंपाउंड चाहिए था जो बेसिक है और जिसका स्टेबिलिटी, मतलब ये बेसिक है और एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे, तो प्लस CO2 बनाएगा एक्वस मीडियम में। 17th वाले में इन सॉल्वे प्रोसेस ऑफ manufacture of Na2CO3 the byproduct obtained from the recovery tower is, हाँ तो बाई प्रोडक्ट तो CaCl2 था प्लस CO2 प्लस अमोनिया, अमोनिया को रिसाइकिल करते थे, और CO2 प्लस CaCl2 इज बाई प्रोडक्ट सोडा अमोनिया प्रोसेस में। ठीक है, और वहां मैंने बोला भी था कि बाई प्रोडक्ट काफी पूछते हैं, आप उसका ध्यान रखना। वैसे अमोनियम क्लोराइड इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, तो ए वाला तो वैसे ही निगलेक्ट हो जाता। Na2CO3 तो फॉर्म होता है, तो बाई प्रोडक्ट कैसे हो सकता है? डी वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, वो मतलब प्रोडक्ट है Na2CO3, तो बाई प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? बाई प्रोडक्ट मतलब साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। पार्ट 3 की बात कर लेते हैं।
पार्ट 3 में विल हैव 9th क्वेश्चन नंबर 9 चाहिए अपन को। 9th वाले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। मिल्क ऑफ लाइम इज अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी को पता है। स्लेकिंग ऑफ लाइम ना, कैल्शियम ऑक्साइड को अपन वाटर में ऐड करते हैं तो मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर ना, लाइम वाटर टर्न मिल्क की, तो अपन इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। इसको CO2 से रिएक्ट करते हैं तो ये लाइम वाटर होता है, बट टर्न्स मिल्की। वो बताया था मैंने क्लास में भी, चूने का पानी है। लाइम वाटर इज अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, यस मैंने बताया था। वो सेडिमेंटेशन के बाद जो ऊपर पानी बचता है दैट इज कॉल्ड द लाइम वाटर। ब्राइटर वाटर इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ये बनता है पानी के साथ वैसे बिल्कुल बेरियम हाइड्रोक्साइड भी सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम देता है, दैट इज कॉल्ड बेरियम हाइड्रोक्साइड को ब्राइटर वाटर बोलते हैं। नाइट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन, ये तो पढ़ा हुआ है अपन ने। नाइट्रोलियम इज अ मिक्सचर, वो कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट करते हैं ना N2 के साथ, तो अपन ने पढ़ा था ना कैल्शियम साइनामाइड बनेगा प्लस C बनेगा, दिस इज कैल्शियम साइनामाइड, और इसके साथ मिक्सचर होता है तो अपन उसे नाइट्रोलियम बोलते हैं। चारों करेक्ट थे इसके। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम बाइकार्बोनेट कैन रिएक्ट विथ, तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट है एम्फोटेरिक होता है, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, तो इसको एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करवा दो। ब्राइटर वाटर इज नॉट इन द नोट्स, हाँ तो थोड़ा बहुत तो अपने आप पढ़ेंगे ना, मतलब नोट्स में होना चाहिए सब कुछ, मतलब ऐसे तो थोड़ा शीट पढ़ लेते, क्या प्रॉब्लम है। अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो उसमें वो नहीं करना चाहिए ना कि भाई नहीं नहीं वो तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो भाई आपको थोड़ा तो पढ़ना ही, अब पता चल गया ना, तो क्वेश्चन इसलिए तो डिस्कस कर रहा हूं, है ना। अब ऐसे बिल्कुल थोड़ी होगा कि भाई आप तो ना बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सोच लेना। तो ब्राइटा वाटर एक्चुअली वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ाऊंगा ना, मेन एग्जाम में नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन बाहर, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में ब्राइटा वाटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि शीट में तो 12th क्लास का भी डाल रखा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डाल रखी है हमने तो इसमें शीट में, तो कुछ तो अपन को कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा ना। Na2CO3 इज बेसिक, तो उतना बेसिक नहीं है क्योंकि वो खुद भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, तो इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वही बन जाएगा वापस NaHCO3 से। अगर इसको इससे रिएक्ट करोगे तो बाइकार्बोनेट ही बनेगा, तो बनाऊंगा क्यों, आप रिएक्शन बैलेंस करके देख लो एक बार। इससे रिएक्ट करके क्या बनाओगे आप, NaHCO3 से बाइकार्बोनेट वापस बनाओगे, ये बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये Na2CO3 बन जाएगा और वो NaHCO3 बन जाएगा, तो रिएक्शन ही क्यों करूंगा, पहला वाला तो रिएक्शन ही नहीं होगा। दूसरे वाले में NaOH के साथ, हाँ वो ठीक है क्योंकि NaHCO3 दिस इज एसिडिक और ये बेसिक है NaOH, तो अब ये Na2CO3 बना देगा प्लस वाटर बना देगा। सोडियम हाइड्राइड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल करेगा रिएक्ट, NaHCO3 है तो अपन कहेंगे भाई ये इससे रिएक्ट करेगा ना, ये बेस है तो इसका प्रोटॉन निकालेगा ना, Na2CO3 प्लस H2 बनेगा ना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और HCl वो तो ये एम्फोटेरिक है तो HCl से भी रिएक्ट करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा तो अपन को पता है भाई क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये लगाइए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 13th वाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कैन रिएक्ट विथ, तो इनमें से देखो कौन सा एसिडिक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कैन रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट है, तो अपने पास गिवन है Na2CO3 को अगर मैं MgCl2 से रिएक्ट करवाऊंगा, जो ऑप्शंस है वो देख लेते हैं अपन, तो MgCO3 का PPT बनेगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकता, तो PPT बनेगा तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाएगा ही जाएगा। दूसरा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अभी कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखूंगा तो इसमें तो बाइकार्बोनेट है, मतलब ये एसिडिक जैसे बिहेव करेगा, वो एम्फोटेरिक होगा, तो Na2CO3 और ये तो अपन एक बार चेक कर लेंगे कि भाई Na2CO3 इससे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें अगर रिएक्शन करूंगा तो इट विल बी CaCO3, ना तो ये PPT होता है ना ये PPT था एक्वस सॉल्यूशन में, ये PPT होता है तो रिएक्ट करेगा, भाई PPT बनेगा तो रिएक्ट करेगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन।
उसके बाद विल राइट दैट H2SO4, हाँ तो ये तो वैसे भी अपन को पता है कि भाई ये बेस होता है तो H2SO4 से रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ ये रिएक्ट करेगा, Na2CO3 CO2 के साथ। तो अगर Na2CO3 को CO2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो देख लेते हैं। ये थर्ड वाले में तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो वैसे भी मतलब H2SO4 रिएक्ट करेगा। अभी CO2 से रिएक्ट करूंगा तो क्या बनाऊं फिर, NaHCO3 Na2CO3, इसको CO2 से रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा इसमें, ये तो रिएक्शन फिर मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ तो बनेगा ना, अपन तो बोलते हैं ना H2SO, मतलब ये तो प्रिपरेशन मेथड है NaHCO3 का। या आप इसमें हाई प्रेशर पे वाटर में CO2 ऐड करो तो बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन मेथड, ये पढ़ा हुआ है, तो ये भी बनेगा। तो इसमें तो चारों ही रिएक्शन आ रहे हैं, चारों ही रिएक्शन होंगे, वो दोनों इसलिए क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहे थे, ये इसलिए थर्ड वाला बिकॉज H2SO4 एसिड बेस रिएक्शन, और ये इसलिए ये तो प्रिपरेशन मेथड है बाइकार्बोनेट का। उसके बाद 18th वाला पूछा आपने, 15th भी पूछा था, हीटिंग ऑफ द फॉलोइंग विथ कार्बन प्रोड्यूसर्स ऑफ मेटल सल्फाइड। हाँ तो ठीक है ना, अपन कहेंगे भाई कार्बन के साथ हीट करोगे मतलब रिडक्शन कर रहे हैं, तो Na2SO4 का रिडक्शन विद कार्बन, मैग्नीशियम सल्फेट का रिडक्शन विद कार्बन, बेरियम सल्फेट का रिडक्शन विद कार्बन, और लिथियम सल्फेट का रिडक्शन विद कार्बन। तो कार्बन के साथ रिड्यूस अगर अपन करेंगे तो विल से दैट इसका रिडक्शन, मैग्नीशियम सल्फेट का रिडक्शन, बेरियम सल्फेट का रिडक्शन, ये तो रिड्यूस होता है, बेरियम सल्फेट बनाएगा, ये तो अपन ने क्लास में भी लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। लिथियम सल्फेट नहीं लिखा हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट और मतलब सोडियम सल्फेट, तो Na2S तो बनेगा। एक्चुअली सल्फाइड जो है वो बड़ा एनाइन है, अगर बड़ा एनाइन होगा तो बड़ा कैटाइन भी चाहिए उसके स्टेबिलिटी के लिए, अगर एनाइन का साइज बड़ा होगा तो कैटाइन बड़ा चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, अगर छोटा कैटाइन होगा तो कोवेलेंट बनाएगा, कोवेलेंट बनाएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन रिडक्शन का मतलब है एटलीस्ट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर हो, मतलब कार्बन को ब्रेक करना पड़ेगा ना, तभी इसको ब्रेक करेगा कर पाएगा, और उतने पे इसका स्टेबिलिटी नहीं होगा तो सल्फाइड नहीं बनाएगा, रिएक्ट करके डिकम्पोज तो कर देगा लेकिन ये मेटल और वो बनाएगा, और अपन से क्या बोल रहे हैं वो कि मेटल सल्फाइड चाहिए अपन को, तो मेटल सल्फाइड अगर कोवेलेंट होगा तो वो तो अनस्टेबल होगा, आयनिक होगा तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगा। तो इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे, ये भी CO2 बनाएंगे अपन, इसमें भी CO2 बनाएंगे, इसमें भी CO2 बनाएंगे, ये तो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है इसलिए अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाकी अपन ने क्लास में नहीं पढ़े हुआ है, तो बाकी के लिए थोड़ा शीट पढ़ते, कोई प्रॉब्लम नहीं था अपन को, शीट पढ़ के और देखते मतलब कि क्या उसमें लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा था तो मतलब सर से पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ा पढ़ लो आप, अगर मेरा मतलब ये है, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप भी थोड़ा अगर कोई क्वेश्चन नया मिलता है तो आप पढ़ लो, क्या प्रॉब्लम है, इनऑर्गेनिक में तो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे भी होंगी ना जो 12th क्लास से रिलेटेड हो, तो ये तो कोवेलेंट हो गया छोटा साइज, ये तो बनेगा, ये लिथियम नहीं बनेगा क्योंकि लिथियम नहीं बनेगा तो मैग्नीशियम भी नहीं बनेगा, लिथियम का सल्फेट नहीं बना पाएगा तो मैग्नीशियम भी नहीं बना पाएगा, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। तो फिर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के सल्फेट जो है वो बनाएंगे, बेरियम स्ट्रोंशियम बनाएंगे, ठीक है ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो अगर छोटा साइज होगा कैटाइन का तो फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा, फिर वो सल्फाइड नहीं बना। 18th वाले में सब्सटेंस पीओ,
a substance P releases a gas Q on reaction with water. अच्छा वाटर से रिएक्ट करके रिलीज करते, ठीक है। तो Q decolorizes Br to water, P may be, अच्छा अपन पहले लिख लेते हैं इसको थोड़ा, ताकि मतलब अपन कोरिलेट कर पाए, है ना। अब देखो अपन से ये कह रहा है कि एक सब्सटेंस है P, उससे गैस रिलीज होगा Q, गैस रिलीज होगा ऑन रिएक्शन विद वाटर, और Q डिकलराइज Br2 वाटर। अच्छा, और ये ना Br2 वाटर से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब है ये इसमें ना Br2 के साथ रिएक्शन होना चाहिए, डिकलराइज Br2 वाटर, तो P में भी। अब देखा जाए तो ये तो मतलब वो होते हैं भाई, Br2 वाटर का टेस्ट जो है वो हाइड्रोकार्बन में पढ़ा हुआ है अपन ने, तो ये या तो एल्कीन होना चाहिए या एल्काइन होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। वो Br2 वाटर वगैरह अपन हाइड्रोकार्बन में ही पढ़े हुए, मैंने स्कूल के लिए बताया आपको। तो अपन को गिवन है बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम कार्बाइड, एक अपन को गिवन है Be2C, एक अपन को गिवन है Al4C3, और एक अपन को गिवन है Mg2C3। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारे के सारे ये कार्बाइड्स बताया हुआ है, लेकिन कार्बन वाले में बताया हुआ है। जब कार्बाइड बताया कि जब आप कार्बाइड को रिएक्ट करोगे तो वाटर में तो ये बनाएगा C2H2 प्लस BeOH होल ट्वाइस, ये बैलेंस। इसको रिएक्ट करूंगा वाटर के साथ तो इट फॉर्म CH4, और ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ट्वाइस बनेगा तो अपन को ये 4 चाहिए। एल्यूमिनियम कार्बाइड फॉर्म CH4 प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने बताया हुआ है आपको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वाटर के साथ, तो ऑक्सीजन से बैलेंस कर देंगे अपन, 3 और 4 से 12। मैग्नीशियम कार्बाइड से इट फॉर्म्स प्रोपाइन, ये बनाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस कर देंगे वाटर को। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो सैचुरेटेड है, इसमें हो गया तो ये, और ये मेरा आंसर हो गया जो अनसैचुरेटेड हो गया, क्योंकि ब्रोमीन वाटर वही देते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं। फिर 20th वाले में अपन को गिवन है a substance P when heated in a dry test tube liberate colorless odorless gas that wrinkled a glowing splinter, it may be। हाँ तो O2 जिसमें आएगा, तो ग्लोइंग स्प्लिंटर तो O2 के ही आते हैं, है ना, रिंकल्ड ग्लोइंग स्प्लिंटर, तो जिसमें ऑक्सीजन आएगा उसको बता दो। KClO3 ऑब्वियसली बात है, ये तो शुरू से ही पढ़ता है अपन, KCl प्लस O2 बनाएगा, होगा भाई ग्लोइंग स्प्लिंटर। NaNO3 ये डिकम्पोज करेगा तो NaNO2 प्लस O2 बनता है, ये भी होगा ग्लोइंग स्प्लिंटर। K2SO3, K2SO3 को हीट करोगे तो मेटल का ऑक्साइड बनाऊंगा प्लस SO2 बनाऊंगा, ये नहीं होगा ग्लोइंग स्प्लिंटर। कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो मेटल का ऑक्साइड होगा प्लस CO2 होगा, ये भी नहीं होगा ग्लोइंग स्प्लिंटर, O2 बनना चाहिए, रिंकल्ड ग्लोइंग स्प्लिंटर। फ्लेम होगा ना वो ऐसे ऑक्सीजन जैसे स्प्लिंटिंग, दैट इज कॉल्ड ग्लोइंग स्प्लिंटर, है ना। फ्लेम होगा ना वैसे जब उसको हीट करेंगे तो इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के अपन जब उसको हीट करेंगे ना तो अंदर वो स्प्लिंटर्स देखेंगे अपन को, ऐसे निकल रहा है, दैट इज ग्लोइंग स्प्लिंटर। फोर्थ वाले में कोई डाउट है? पार्ट 4 नहीं तो फिर मैं पार्ट एक्सरसाइज 3 की बात करूंगा। एक्सरसाइज 3 की बात करूंगा। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 5-7,
और कोई है 4b है उसका, चलेगा। और पार्ट 2 का, पार्ट 3 ऑफलाइन भी है। पार्ट 1 का 3414 पता नहीं क्या है, 3414 रहा होगा। पार्ट 2 का 46 ऑफलाइन वाला, पार्ट 1 का 6, फोर फाइव सिक्स 3456। चलो शुरू करते हैं। ऑनलाइन पार्ट 1 का ऑफलाइन, क्या कहना चाहता है, सब गड़बड़ हो गया है। चलो बस हो गया, देख लेता हूँ। पार्ट 1 का 345 देखते हैं। सोडियम नाइट्रेट डिकम्पोज एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी बताया। N2O2 बनाएगा, NO2 बनाएगा, N2O बनाएगा, Na2O बनाएगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले है। ठीक है ना, कि कैसे डिकम्पोज होता है। NaNO3 एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे डिकम्पोज होता है, Na2O बनता है, N2 बनता है और O2 बनता है, ये अपन को पता है। बेरिलियम क्लोराइड शोज एसिडिक नेचर, हाँ तो पता है ना अपन को, BeCl2 एसिडिक नेचर का होगा ना, क्योंकि पानी में डालेंगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और HCl बनाएगा, तो एम्फोटेरिक और स्ट्रॉन्ग एसिड तो एसिडिक सोल्ट रहा होगा ना, तो पहले से पता है, राइट। फिफ्थ वाले में हमको गिवन है हेबर प्रोसेस गिवन है पूरा, तो क्लास में पढ़ा ना अपन ने हेबर प्रोसेस पूरा, सोडामोनियम प्रोसेस। तो ये सोडामोनियम प्रोसेस अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है ना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये फिफ्थ वाला पूछा किसने था। अच्छा मानस, इसका मतलब क्लास मिस किया होगा उसने। ठीक है, सोडामोनियम प्रोसेस। तो अब अपन को ऐसे गिवन है H2O CaO, ये दोनों मिला के A बना, और A प्लस CO2 अपन को गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, वो अपन को पता है हीटिंग से बना है। ये CO2 और इससे अपन ने फिर बनाया ऐसे, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये C प्लस H2O बनता है, और इसको अपन NaHCO3 से भी बनाते हैं, प्लस D बनता है, NaHCO3 है और D बनता है। और इधर से अपन को ये जो है D वाला, ये NaCl से बनता है, और NaCl में अपन B मिलाता है। पहले इसको B बनाते हैं और B को फिर अपन इसमें मिक्स करके फिर वो बनाते हैं। इसको अमोनिया प्लस वाटर करते हैं, और उसके बाद अपन बताते हैं भाई ये NaCl था और एक था अमोनिया प्लस वाटर प्लस E, इससे अपन बनाएंगे ये, वो तो रिकवरी वाला पार्ट। तो अपन को ये पता है सोडा अमोनियम प्रोसेस में इन तीनों से रिएक्ट करके अपन बनाते हैं NaHCl, अमोनियम नाइट्राइड। इसमें NaCl मिक्स करते हैं तो NaHCO3 बनेगा और ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा, तो बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें अपन को बताना था कि C प्लस ये क्या बनेगा, तो अपन क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसको रिएक्ट करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा प्लस वाटर, प्लस ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे ना बेस के साथ, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस ये बनेगा, और फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बनाएंगे तो Na2CO3 बनाना है ना, Na2CO3
वाटर और ये बना मिलके तो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इससे अपन इसको इसके साथ रिएक्ट करेंगे ना तो CO2 बनेगा। सोडा अमोनिया ये तो CO2 है, E, राइट ना, E अपने पास आ गया। और इसको और इससे रिएक्ट करूंगा तो अच्छा, हाँ मैं वही सोच रहा कि ये कैसे बना रहा है, इधर से बना रहा है, क्योंकि Na2CO3 का तो प्रिपरेशन मेथड है, वो नहीं बनेगा तो क्या फायदा। ये Na2CO3, ये लो भाई, ओके सारे के सारे हो गए। इसको पढ़ने के लिए अपन को इतना सारा करने की क्या जरूरत है, अपन को तो पहले से पता। सोडा अमोनिया मतलब, सोडा मतलब ये बताया था ना क्लास में, और अमोनिया मतलब ये बनेगा क्या, अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसमें फिर ब्राइन सोल्यूशन डालते हैं, ब्राइन सोल्यूशन डालोगे तो क्या बनेगा, NaHCO प्लस NH4Cl। ब्राइन सोल्यूशन को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, NaCl, और इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, CO2 के साथ। तो क्या बनेगा अपने पास, Na2CO। ये CO2 कहां से आता है, कैल्शियम कार्बोनेट से आता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट अपन इसमें ऐड करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको डिकम्पोज करके बनाऊंगा CaO प्लस CO2। इधर CO2 लिख देता हूं और इधर CaO लिख देता हूं, एक ही बात है। ये तो इधर यूज हो गया और ये इधर यूज हो जाता है, तो अपन को बस मिलता है बाई प्रोडक्ट। ये क्लास में बताया हुआ है मैंने तुम्हें सारी चीजें, इसको लिख लेते और बना देते, क्या प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 6, a white solid Na2O and Na2O2, और लिखा हुआ है इन दोनों में से कोई एक। A piece of red litmus paper turns white, बेस है तो हो ही जाएगा, क्योंकि बाद में पेरोक्साइड है ना, तो पहले रेड होना चाहिए, नहीं पहले रेड से ब्लू होना चाहिए, क्योंकि बेसिक है दोनों। बाद में व्हाइट होना, इसका मतलब ये पेरोक्साइड है, विच इज सारे के सारे पेरोक्साइड ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग शो करता है। अब ये सारी बातें लिखना कि भाई कौन ऑक्सीडेटिव, वैसे तो मैंने क्लास में बताया होगा 100% कि ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग कौन कौन करता है। सो ऑल पेरोक्साइड शोज ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग। तो वो क्या करेगा कि पहले ये बेस है तो रेड को अपन ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, और ब्लू जो होगा वो पेरोक्साइड से ब्लीच होकर व्हाइट हो जाएगा। When it is dipped in a freshly made aqueous solution of white solid, हाँ तो ये है, बता देंगे वो ब्लीच हो रहा है, राइट। तो उसने कहा कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एंड एक्सप्लेन द बैलेंस इक्वेशन। हाँ तो ठीक है ना, आइडेंटिफाई तो कर ही लिया अपन ने, क्योंकि ब्लीच हो रहा था। तो इसको H2O से रिएक्ट करवा देते हैं। H2O से रिएक्ट करवाऊंगा तो मैंने आपको बताया हुआ है इसमें क्लास में, H2O बनेगा प्लस ब्लीचिंग एजेंट ना, नेसेंट ऑक्सिल। दूसरा था एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन द रेड लिटमस इफ द व्हाइट सॉलिड वेर द अदर कंपाउंड। अगर व्हाइट सॉलिड अदर कंपाउंड होता तो फिर वो कलरलेस नहीं होता, राइट ना, बाद में वो व्हाइट नहीं होता, फिर क्या होता, वो रेड से ब्लू हो जाता, क्योंकि इसमें तो सिर्फ, इसमें तो पेरोक्साइड थोड़ी बनेगा, पर ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग नेसेंट ऑक्सीजन तो इसमें बनेगा, पेरोक्साइड में, इसमें नहीं बनेगा ना। तो फिर ये सिर्फ लिटमस पेपर टेस्ट देता, बेसिक लिटमस पेपर टेस्ट, रेड को कन्वर्ट कर देते अपन ब्लू में बस, तो उसका ब्लीचिंग नहीं होता। फिर दूसरा आपने पूछा था 7th वाला भी है, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। तो करेक्ट ऑर्डर, पहला वाला तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला, अब इसमें दूसरा वाला तो करेक्ट है ही, आयनाइजेशन पोटेंशियल। भाई टॉप टू बॉटम मेटल में तो कभी कोई एक्सेप्शन नहीं होता ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में ना, इसका ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी इससे, उसका ज्यादा होगा इससे, तो उसमें कुछ जरूरत ही नहीं थी बताने की। और क्वेश्चन नंबर 14 भी है इसका, तो 14th वाला क्वेश्चन है, इसमें 14 तो है ही। अच्छा 14 उधर पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 में मेरे पास गिवन है 4 और 6, तो पार्ट 2 में 4th वाला देख लेते हैं अपन। द सब्सटेंस नॉट likely to contain कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा
कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा सब्सटेंस है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। तो भाई ठीक है, नॉट लाइकली बोला उसने। तो लाइकली का मतलब हो गया कि भाई जिसमें आप एक बार चेक करो, उसमें देखते हैं होगा कि नहीं। तो कैल्सिनाइट जिप्सम नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। भाई जिप्सम तो अपन ने जो पढ़ा था ना, वो कैल्शियम सल्फेट होता है, कार्बोनेट कभी नहीं होता। ठीक है ना। तो देखते हैं बाकी। कैल्सिनाइट जिप्सम, सी सेल्स, सी सेल्स होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, क्योंकि बोथ आर प्रेजेंट इन द राइट ना। उस जैसे व्हाइट डिपॉजिट्स होते हैं ना सी में, तो आपने स्टोन्स वगैरह देखे होंगे, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होते हैं, और मैग्नीशियम कार्बोनेट, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वहां हो सकता है। डोलोमाइट, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट का और ही है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिप्सम तो कैल्शियम ये होता है भाई। और कैल्सिनाइट जिप्सम मतलब हीटेड, वो बात कर रहा है पीओपी, ये है कैल्सिनाइट जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, several blocks of magnesium are fixed to the bottom of the ship to, भाई मैग्नीशियम का रस्टिंग नहीं होता ना इजीली। मेक द शिप लाइटर, नहीं फिर तो एल्यूमिनियम लगाते हैं। प्रिवेंट कैटायन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, प्रिवेंट एक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, हाँ उसका रस्टिंग नहीं होता ना, चलो वो अच्छा क्वेश्चन है। प्रिवेंट पंक्चरिंग बाय अंडर सी रॉक्स, मतलब इसलिए कि वो टूटे ना, शिप ना टूटे। अच्छा। कीप अवे फ्रॉम द शार्क, शार्क लगा देते तो फिर मिसाइल लगा देते, ये क्यों लगाते। तो प्रिवेंट पंचरिंग अंडर सी रॉक्स, ये तो अच्छा नहीं है। मैग्नीशियम जैसे जो वाटर पाइप्स होते हैं ना, जो आयरन वाटर पाइप्स ना, उनपे भी मैग्नीशियम का कोटिंग होता है, जो अंडर अर्थ अंडरग्राउंड डालते हैं ना पाइप, उसमें मैग्नीशियम का कोटिंग होता है, क्योंकि उनमें रस्टिंग नहीं होती जल्दी। तो मैग्नीशियम को अपन मेनली यूज करते हैं कि जिसमें मतलब ज्यादा टाइम तक के लिए अगर किसी मेटल को यूज करना है और वो वाटर में रहेगा, तो मैग्नीशियम का कोटिंग करते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो थोड़ा सा यूजेस या कॉमन सेंस अपन कहेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन है। 14th वाले में अपन लिखेंगे, दैट इज 14th वाला जो आपने पूछा है उसमें है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज अ हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन इट्स लेटिस एनर्जी। सबसे छोटा जो होगा वो हो जाएगा। भाई हाइड्रेशन एनर्जी चाहिए ना आपने, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो छोटा वाला देख लो ना, सारे के सारे सल्फेट है, तो सबसे छोटा कैटायन होगा तो हो जाएगा। ऑफलाइन में 9 और 17 भी पूछा था किसी ने, तो मैं 9 और 17 भी बता देता हूँ ऑफलाइन का। हाँ, बेरियम सल्फेट इज insoluble in water because of its lattice energy, high lattice energy, water insoluble होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में, फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the periodic trend of chemical reactivity of alkali metals and halogens are given. Which of these statement give the correct picture? The reactivity decreases in alkali metals but increases in the halogens with increase in the atomic number. ये तो गलत ही होगा, क्योंकि दोनों की जो रिएक्टिविटी है टॉप टू बॉटम, अल्कली मेटल में इंक्रीज होता है और हेलोजेंस में डिक्रीज होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। In both the alkali metal and the halogens, the chemical reactivity decreases with increase in the atomic number. Chemical reactivity decreases? No. Alkali में तो increase होता है, गलत है। Chemical reactivity increases with increase in atomic number down the group in both the alkali metal and the halogens. ये भी गलत है, क्योंकि अल्कली मेटल में रिएक्टिविटी लिथियम से लेके सीजियम तक बढ़ता है, जबकि यहाँ फ्लोरीन से लेके एस्टाटाइन तक कम होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। In alkali metal the reactivity increases, but in halogens it decreases in the
इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ रिएक्टिविटी बढ़ेगा क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। 17th वाला, इसमें 17 तो है, कौन सा ऑनलाइन आ गया, एक मिनट, 17 वाला है ना। Both lithium and magnesium display several similar properties due to the diagonal relationship. However, the one which is incorrect is both forms soluble bicarbonate. It's correct. दोनों के liquid form में होता है bicarbonates. Both form nitrates. ये भी correct है, पढ़ा हुआ है. Nitrates of both alkali and magnesium. दोनों ही ऐसे heating से होते हैं, decompose अपन को पता है. बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स, दोनों के कार्बोनेट बेसिक होंगे, तो बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स, कोई स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं होते हैं, दे आर वेरी वीक बेसिस ना, क्योंकि Li2CO3 एंड Mg2CO3 ये भी वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये भी वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है तो हीटिंग करना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, इसमें अल्कली मेटल में सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस रैपिडली। इनके कार्बोनेट तो डिकम्पोज ही नहीं होते, बेरिलियम के अलावा बाकी डिकम्पोज नहीं है। तो बेसिक तो तब बनेगा ना जब पानी में डालने से वो डिसॉल्व हो जाए, तो अपन बेसिक बताएंगे, वरना कैसे बताएंगे कि वो बेसिक है। बाकी ऊपर के 1 2 3 तो एकदम 100% अपन ने क्लास में लिखे हुए, ये सेंटेंस अपन ने क्लास में नहीं लिखा, जो लिखा हो बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स, बाकी तो आपको लिखवाए है मैंने। तो जो नहीं लिखवाया है इसका मतलब है कुछ तो, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के लिखेंगे कि यार नहीं लिखवाया तो रीजन क्या है। ऑनलाइन में 10 15 है, ऑनलाइन में 14 भी है, 10 14 और 15। 10th वाले में गिवन द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सरे ट्यूब विंडो इज, ये तो अपन ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो रट लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज ऑफ दैट लिख लो। सोडियम पिघल जाएगा, कैल्शियम पॉसिबल ही नहीं है, वो भी टूट जाएगा। मैग्नीशियम और बेरिलियम दोनों ही हार्ड मेटल है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मैग्नीशियम मेटल थोड़ा हैवी होगा, अगर बेरिलियम होगा तो बेराइलेट्स सिलिकेट्स होगा। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम में से पर थोड़ा चांस लेते कि भाई कैसे बताएंगे, क्योंकि बाकी दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम होता है, बेरिलियम ज्यादा हार्ड होता है, तो अगर एक्सरे रेज को निकालना है तो ऑब्वियसली बात है अपन बेरिलियम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और 17, तो ऑनलाइन में ना 15 था। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 2 3 with respect to potassium that are abundant within the cell fluids, तो ये तो अपन ने क्लास में मतलब पोटेशियम के बारे में पढ़ा हुआ है ना। दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, हाँ तो अपन ने तो लिखा ही हुआ है कि एंजाइम्स का एक्टिवेटर होता है पोटेशियम, यूजर्स में बताया ना बायोलॉजिकल यूजर्स में। दे पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, शायद अपन ने एटीपी वाला भी लिखा हुआ है, बट ये 12th में भी पढ़ते हैं और अभी भी पढ़ते हैं। Along with sodium ions, they are responsible for the transmission of the nerve signal. ये तो करेक्ट है, ये भी लिखा हुआ है। 1 और 3 तो लिखे हुए हैं, और दे पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म टू प्रोड्यूस एटीपी। अगर आपने 10th में बायो थोड़ा सा भी ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो दैट इज आल्सो करेक्ट, अदरवाइज ये 12th में आता है और मैंने एटीपी शायद नहीं लिखा हुआ है, ये सब मुझे याद है। तो सेकंड वाला शायद अपन ने नहीं लिखा हुआ है एटीपी, क्योंकि एटीपी और है ना एडीपी, ये 12th क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स में ही बताता हूँ।
लेकिन मैंने काफी अच्छे से बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बोला था पढ़ने के लिए और लिखवाया भी है। सो दैट इज अबाउट द एस एंड पी एस ब्लॉक। अब अपन पी ब्लॉक की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था अपन पी ब्लॉक भी डिस्कस करेंगे आज। तो पी ब्लॉक का एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 को पूछ लो आप। पी ब्लॉक के एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 को पूछ लेते हैं, है ना, डिस्कस कर लेते हैं। तो बताओ भाई, पी ब्लॉक का पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1, सिर्फ पार्ट 1 लिखना हो। फिर उसमें क्या होता है ना कि सब मर्ज होने शुरू हो जाते हैं। या अपन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही लिखोगे तो चलेगा। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग लिख लूंगा। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 का F2 पूछा है, इसके बाद चलेगा। B1 पूछा है पार्ट 1 का। एक्सरसाइज 1 के E1 E2 पूछा है, चलेगा। पार्ट 1 का C2 का 4 पूछा है, चलेगा। E6 पूछा है पार्ट 2 का E6, ठीक है। देख लो भाई आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर मैं बताना शुरू करता हूँ ना। पार्ट 2 का C4 D4 E4, C4 D4 E4 F5 G4। अच्छा सारे ही 4 है। F5 G4 और H4। फोर्थ वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा लग रहा है इसको। H2B, ठीक है ना, सारे ही 4 पूछे इसमें। F पार्ट 1 का F4 F5 और G वाला 2 and 5 लिख लिया अपन। तो शुरू कर ले, है ना, थोड़ा जल्दी शुरू कर लेते हैं। तो पहले B1 से ही शुरू करते हैं अपन। मेरे ख्याल से अब शुरू कर लेते हैं अपन, है। चलो B1 से। why does why does not boron forms B3 plus ions, है ना। पता, बोरोन इज अ नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल होगा तो आइंस थोड़ी बनाएगा, एनाइंस बनाता है। इसलिए अगर अपन बोरोन को चेक करेंगे तो 2s2 P1 बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक है ना, तब तो नॉन मेटल। और इलेक्ट्रॉन इससे निकालना, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी बोरोन की। बोरोन की स्टेबिलिटी अपनी खुद की बहुत ज्यादा होती है। तो जो डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 होंगे ना, वो बहुत ज्यादा आयनाइज करते हैं। तो इवन बोरॉन डजंट रिएक्ट विद वाटर, द रीजन इज दैट ओनली क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जबकि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद वाटर। So it is because of the high ionization energy of all three, na? Delta H1, delta H2, it is non-metal, so it is a high ionization energy to get ionized. So it doesn't form B plus 3. And that's why we say that boron only form covalent bonds. भाई इस ग्रुप में ना, 13th ग्रुप में बोरॉन सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं। So B1 because of its ionization energy. C2 का 4, draw the Lewis dot structure of Al2O3 ना, तो बनाएंगे ना अपन Al2O3 का, क्या प्रॉब्लम है, अपन को पता है ना ये बनाया तो था। Al2O3 तो डाइमर बनता है ना ऐसे, ये 3 इलेक्ट्रॉन चल गए। तो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। दैट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किसी का भी अपडेट एक्सपांड नहीं किया।
नहीं, C4 पूछा था तुमने, मेरे ख्याल से C4 बताया मैंने। दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से कम आ रहा है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। ये लो, ये sp2, ये sp, ये sp, ये sp, ये sp2, ये लो हो गया। even E2, even की बात। A certain salt X gives the following result। ठीक है भाई, अपने पास एक सॉल्ट है X, ये सॉल्ट है और उसके रिजल्ट देखते हैं क्या क्या। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन टू लिटमस, मतलब ये बेसिक होना चाहिए। इट swells up to a glassy material Y on strong heating। ये लो भाई, सॉल्व कर दिया उसने। अपन को ये लग रहा है कि अभी तक तो ये बोरेक्स के बारे में बात कर रहा है, ग्लासी मटेरियल ना। वो ग्लास, अपन ने बोरेक्स भी टेस्ट पढ़ा ना, ग्लासी मटेरियल, वो स्वेल भी होता है, वो भी बताया था मैंने। When concentrated H2SO4 is added to the hot solution of X, crystal, white crystal of Z separate out। ठीक है, write the balance equations, write all the above X Y Z। हाँ तो ठीक है ना, अपन को पता चल गया, ये Y बनेगा H2SO4। तो अपन को पता है कि अपन ये बोरेक्स की बात कर रहा है, Na2B2O7। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन तो NaOH बनाता है, और अपन को क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, तो बेसिक सॉल्यूशन तो हो गई, ये अपन को पता चल गया। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड तो बेसिक सॉल्यूशन वो बैलेंस कर लेंगे अपन वाटर B4 बना देंगे। इसको हीट करेंगे तो ग्लासी मटेरियल जो होता है वो B2O3 प्लस NaBO2 होता है, ये ग्लासी मटेरियल होता है। और इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो अपन लिखेंगे Na2SO4 बनेगा, H3BO3 बनेगा और H2O बनेगा। ये आपका व्हाइट पाउडर है जो Y की बात, तो ये बता दिया। ठीक है, A2 भी है। A white paper, a white precipitate B is formed when a mineral A is boiled with Na2CO3। मिनरल की बात कर रहा है, कोलेमेनाइट की बात कर रहा है अपन ने। Na2CO3 SO2 इन सब से, कोलेमेनाइट से बोरिक एसिड बनाया है। और मिनरल बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता था, अपन कोलेमेनाइट मिनरल को रिएक्ट करवाते हैं और ये बनाते हैं अपन ने, ये लिखा हुआ है तो नोट्स में भी है ना। तो कोलेमेनाइट मिनरल लिखो और बता दो आंसर उसका, तो नोट्स में लिखा हुआ है तो उसमें ज्यादा अपन को वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। The precipitate is filtered and filtrate contains C and D। हाँ तो पता है ना अपन को, फिल्ट्रेट में C और D होगा। The compound C is removed by crystallization, मतलब वो जो C होगा वो crystallization Na2, इसी की बात कर रहा है। crystallization through the mother liquor, मतलब उसमें जो थोड़ा सा कोलेमेनाइट और ऐड कर देंगे, और हीट करने से फिर वो इसमें चेंज हो जाएगा, changes to C। The compound C and strong heating gives two compound। हाँ तो ठीक है, पर एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड देगा, दो कंपाउंड। D and E heating with cobalt produces blue color। तो ये पूरा बोरेक्स भी टेस्ट की बात कर रहा है फिर, मतलब पहले उसने कोलेमेनाइट को Na2CO3 से रिएक्ट करवा लिया। अब इसमें ना एक बार मतलब Ca2B6O11 अपन को पता था कोलेमेनाइट होता है, इसको Na2CO3 से रिएक्ट करेंगे तो अपन ने लिखा हो भाई कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये ट्वाइस लेना होता है, प्लस विल गेट दैट Na2B4 है ना। तो a white compound B is
formed when a mineral A is boiled with this. Mineral A आपका ये हो गया और ये YPPT आपका, ठीक है। The precipitate, अब अपन इसे फिल्टर कर लेते हैं। So the precipitate contain, उसमें लिखा हुआ the precipitate is filter and filtrate contains, मतलब जो liquid part है, that contains C and D, तो एक तो ये होगा। अब इसमें C और D मतलब बनाना है अपन को, ये तो बनेगा ही बनेगा। H3 है तो एक्वस सोल्यूशन में, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब एक बार चेक कर लेते हैं अपन, तो बैलेंस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी अपने पास 2 बोरॉन आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि भाई द कंपाउंड C रिमूव्ड by crystallization, and when CO2 is passed through the mother liquor, left D changes to C, ठीक है। The compound C on strong heating gives, तो compound C अपने C अगर ये होगा तो अपन कहेंगे इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग से ये बन रहा है B2O3 प्लस Na2 NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, तो गिव्स D एंड E, तो D और E बन गए। इन दोनों में से कोई एक D और कोई एक E होगा। E ऑन हीटिंग विद वो सोडियम मेटाबोरेट होता है, तो ये वाला E होगा, ये अपने पास D होगा, क्योंकि ये कोबाल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो कोबाल्ट का मेटाबोरेट बनेगा, है ना, मेटाबोरेट टू गिव अ ब्लू कलर कंपाउंड। तो अपन ने पढ़ा हुआ है बोरेक्स हीट टेस्ट में। लो भाई आपके रिएक्शन आ गए सारे के सारे, है ना, अपन ने पढ़ा हुआ है ना क्लास में इसको। तो नेक्स्ट इज F का 2, F के 2 में give 3 reagents with which BF3 reacts with B2 reacts to give B2H6। तो बोला था ना कि भाई BF3 को किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कर दो जो अपन को H नेगेटिव देता हो, बता दो ना। BF3 है तो अपन ने ये तो लिखा ही था H नेगेटिव में, ये भी लिखा था अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये भी लिखा था अपन, क्योंकि ये सब H नेगेटिव देता है। सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब H नेगेटिव देते हैं। जो भी H नेगेटिव देगा, मैंने आपसे बोला था कि वो सारे के सारे रिएक्ट करके B2H6 देंगे, उस टाइम भी मैंने आपको पता था, तो बनाएंगे ना, तो क्या बनेगा, बनाएंगे। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना, तो हाँ, तो इसको भी BF3 से रिएक्ट करवा देते हैं, तो अपन इसको B2H6 बनाएंगे और लिथियम फ्लोराइड बनेगा और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनेगा, तो B2H6। तो अपन बता सकते हैं LiF और LiAl3 बनेगा, ये ठीक है। तो B2H6 और अपन H2 बनाएंगे, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, H2 भी चाहिए होगा, 6 तो हो गए, लिथियम था ट्वाइस, एल्यूमिनियम था ट्वाइस, तो अपने पास ये हो गया 8, अपन को 4 चाहिए, तो ट्वाइस, तो अभी भी बैलेंस नहीं है, बोरोन हो जाएगा, इसको ट्वाइस भी लेते हैं, इसको ये बना लेते हैं, तो अपने पास B2H6 बनेगा, B2H6 बन गया, एल्यूमिनियम फ्लोराइड बन गया, एल्यूमिनियम वो बन गया, तो ट्वाइस करने की जरूरत क्या है, हाइड्रोजन मुझे 6 चाहिए। 43233 आएगा सर।
43,233। नहीं, मैं सोच रहा था इन दोनों को कंबाइन करके कुछ बना ही दो ना, लिथियम फ्लोराइड ऐसे बन जाएगा ना ये अलग, क्योंकि एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उस टाइप का बना देंगे। तो 3 लिख लें, तो एल्यूमिनियम भी 3 आएगा। अभी देखना बैलेंस है ना, बैलेंस है। हाँ, तो हो गया। अब सोडियम बोरोन नाइट्रेट तो बन गई हुआ था भाई, इसको भी लिख लो। जो भी एफ वो देगा ना, H नेगेटिव देगा, वो सब के सब B2H6 बनाते हैं BF तरीके से, ये बनने के कहता प्लस Na, राइट ना, तो बता देते हैं NaF प्लस NaBF3, BF4 लिख लेते हैं, ये भाई ऐसे B2H6। तो अगेन विल राइट दैट, जैसे इसको लिखा वैसे इसको लिख दो, ट्वाइस हो जाएगा और ये भी थ्राइस हो जाएगा। हाँ जी भाई, अब क्या था, G2 में अपन को गिवन था फॉलोइंग रिएक्शन, तो H3BO3 विद NH4HF2 फिर B2O3 के साथ। तो चलो देखते हैं क्या बनता है। H3BO3 है, इसको रिएक्ट करवाया NH4HBF2 के साथ, कैटायन और ये एनायन ऐसे हो जाएगा सॉल्ट के साथ। इसको हीट किया तो A बनेगा, और A को फिर B2O3 के साथ रिएक्ट करवाया तो B बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। H3BO3 is a weak acid। आपने यहाँ फ्लोराइड से रिएक्ट करवाया, तो अमोनियम इसके साथ अगर रिएक्ट करूंगा मैं, तो F नेगेटिव और अमोनियम फ्लोराइड बना दूंगा मैं, अमोनियम फ्लोराइड बना देते हैं, और H बोरिक एसिड जैसे बना देते हैं। अमोनियम है और अपने पास H3BO3 है। अब ये सॉल्ट है, तो H3BO3 के साथ इसको फ्यूज किया है, मतलब सिर्फ हमने हीट किया है फ्यूज। तो जो सॉल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ लुइस एसिड है और ये F नेगेटिव देगा तो लुइस बेस है, तो मेरे पास बनना चाहिए अमोनियम है और BOH होल थ्राइस पहले से था, F नेगेटिव इसके साथ ऐड होगा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। फिर HF भी है, एंड HF इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन BOH होल थ्राइस। मतलब एक तरीके से आपने मुझे NH4F दिया है और HF दिया है और H3BO3 दिया हुआ है, तो पहले तो मैं इन दोनों को रिएक्ट करके BF3 बना सकता हूँ प्लस थ्राइस ऑफ H2। फिर BF3 जो है वो अमोनियम फ्लोराइड के साथ अमोनियम सॉल्ट और अच्छा खासा स्टेबल सॉल्ट बनेगा, ये बना सकता हूँ, क्योंकि HF बनेगा तो रिएक्ट करेगा OH से रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बनेगा, मतलब अपना ये वाला सॉल्ट ये बन जाएगा अमोनियम बोरॉन फ्लोराइड, चलेगा। ये बन गया भाई अपने पास, ये सॉल्ट बना अपने पास ऐसे, BF4 नेगेटिव अमोनियम पॉजिटिव। अब क्या, अब B2O3 से रिएक्ट करूंगा तो मुझे इससे ज्यादा स्टेबल सॉल्ट बनाना है, B2O3, बिकॉज B2O3 विल बी अगेन एसिडिक ऑक्साइड। अब एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या, अगर एसिडिक ऑक्साइड होगा
तो मैं क्या कर सकता हूँ, एसिडिक ऑक्साइड के साथ ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, फिर इन दोनों से रिएक्ट करवा सकते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड से अगर रिएक्ट करूंगा तो विल गेट, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई ए एंड बी। अच्छा, आइडेंटिफाई ही करना है, मतलब मैं ये देख रहा था पानी वगैरह तो ऐड नहीं किया, क्योंकि ये तो पानी वगैरह ऐड नहीं किया, मतलब लुईस एसिड बेस फिर बनाना है। हाँ तो ठीक है ना, दिस इज अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ, ये तो पढ़ा हुआ है ना अपन ने, तो BF3 बनाते हैं इसको, और अमोनियम फ्लोराइड बना देना इसको वापस। सो विल गेट दिस, ये कर देते हैं BF3 प्लस, ये तो BF3 का प्रिपरेशन मेथड है अमोनियम फ्लोराइड के साथ हीट करने से, दैट इज G2। बेरियम फ्लोराइड, बोरॉन फ्लोराइड बनाएंगे विद अमोनियम बोरॉन फ्लोराइड से, सॉल्ट से। तो ये ना लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, लुईस एसिड लुईस बेस होगा तो BF3 बनेगा प्लस NH4F, G5। G5 में अपन को गिवन है क्या है भाई, G5 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ तो ठीक है ना, अपन को क्या गिवन है, BCl3 ना, अभी इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, तो वाटर के साथ रिएक्ट करो ना, इसके हाइड्रोलिसिस करो ना इसका, तो H3BO3 प्लस क्या बनेगा, HCl ना, बनो BF3 सेम, इधर HF बना दूंगा और इधर H3BO3 बना दूंगा। वाटर, इसलिए मैं वहां पर वाटर ढूंढ रहा था, क्योंकि वाटर तो नहीं है, वाटर होगा तो हाइड्रोलिसिस होगा। फिर क्या, COCl2 को वाटर के साथ, COCl2 को वाटर के साथ, थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगी, H2CO3 बनेगा और क्या, क्योंकि दोनों Cl वाटर से रिप्लेस होंगे, तो COCl2 ऐसे था, तो वाटर से ये वाला Cl भी लीव करेगा और वो वाला Cl भी लीव करेगा OH से, और बनेगा ट्वाइस OH। ये H2CO3 है, कार्बनिक एसिड। COF2, अब ये तो, अब मैंने कहा था ना कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट आ गए, दोनों के दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट, ये वाला भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट। एक्चुअली ClBr और I, इसमें ClBr और I होते तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, F से नहीं होगा, क्योंकि F इजीली निकलता नहीं है, कहीं से भी टूटता नहीं है, छोटा बॉन्ड होने की वजह से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर कार्बन से अटैच है ना F, तो इजीली निकलता नहीं है। सो वो इजीली, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट है, नो रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। SiF4, ठीक है, इसको तो अपन SiF4 को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, SiF4 प्लस H2, तो अपन लिखेंगे भाई दैट इज Si of H4 प्लस H2 ना, तो Si बनेगा अपने पास OH होल 4, मतलब 4 ये रिप्लेस करेंगे और 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में 4 बनाऊंगा HF। प्रॉब्लम ये HF इससे रिएक्ट करेगा, SiOH होल 4 बनेगा प्लस 4 HF बनेंगे, बट HF तो OH से रिएक्ट करेगा क्योंकि ये एसिड है और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो HF तो Si से रिएक्ट करेगा। HF का सिलिकेट्स बनता है, मतलब ऐसे बनेगा, मतलब इसको अपन ऐसे बता सकते हैं, उसने हीट तो नहीं किया ना इसको। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, पानी डाल रहा है तो हीट तो नहीं किया उसने, ठीक है। तो इसमें अपन HF के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला कंपाउंड इसको इससे रिएक्ट करेंगे तो ये तो जरूर बनेगा H2SiF6,
ये फ्लोराइड का उसके साथ काफी स्टेबल कंपाउंड है, तो ये तो जरूर बनेगा, इससे रिएक्ट करके बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर HF बनेगा ना तो HF का रिएक्शन होता है SiF4 के साथ, गिव्स H2SiF6, ये बनेगा, तो ये तो बनेगा 100%। ऑक्सीजन का क्या करेंगे ये देखना है तुमको। ऑक्सीजन के लिए सिलिसिक एसिड विदाउट फ्लोरीन H2SiO, वो चेक करना पड़ेगा। तो ये तो इससे रिएक्ट करेगा, फिर SiF4 बना देगा, HF होगा मतलब, और अगर ये होगा तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये तो जरूर बनेगा। और दूसरा अपन लिखेंगे तो अब इसको थोड़ा सा ना सेपरेट लेते हैं, रुको, ना गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा SiF4 reacts with HF to give H2O बताना है, to give SiOH whole plus HF। ये काफी स्लो रिएक्शन होगा क्योंकि F का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। तो जैसे ये बनेगा ना HF, इससे रिएक्ट करेगा, तो SiF4 reacts with HF to give, that is H2SiF6, ये बनेगा। अच्छा, ये रिएक्शन बताया भी है मैंने वैक्सी सॉलिड जैसे, ये बताया भी है मैंने क्लास में, वो ग्लास के उसमें बताया हुआ है जब ग्लास पढ़ा रहा था। अब ये क्या बनेगा अपने पास, तो इससे अगर ये रिएक्ट करेगा तो फिर मैं इसका क्या बना सकता हूँ, यही बनाएंगे ना, ये इससे रिएक्ट करके ये बनाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 4 लेना पड़ेगा, ये 4 हो गया तो ये बैलेंस हो गया। फिर ये कुछ इससे भी रिएक्ट करेगा, तो इससे रिएक्ट करेगा तो विल गेट दिस। बस यही बताऊंगा प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। भाई इसका हाइड्रोलिसिस किया अपन ने, इसका हाइड्रोलिसिस ही तो किया, क्लोरीन को हटा के। CF4 को लिखूंगा CF4 प्लस H2, ये तो नो रिएक्शन, वो कार्बन के कोई भी हैलाइड्स हाइड्रोलाइज नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये हो जाएगा आपके पास, ये आपका G5 है। अब अपन पार्ट 2 की बात कर सकते हैं। पार्ट 2 में C4D4, C4D4, C4 में गिवन है रिगार्डिंग द बॉन्ड लेंथ बताना है, तो ठीक है ना, पढ़ा हुआ है ना अपन ने बॉन्ड लेंथ, ये आइसोटोपिक बॉन्ड्स अपन ने थोड़े थोड़े पढ़े हुए हैं ना, डी और एच तो पढ़ा हुआ है ना, मैंने बता रखा है शायद आपको। भाई CH और CD बॉन्ड में छोटा बॉन्ड कौन सा होगा, आंसर गिवन फॉर P पार्ट इज डिफरेंट, B पार्ट मतलब कौन सा B पार्ट, कौन सा B पार्ट, G5 का, GH, B पार्ट इज डिफरेंट बोल रहा है, क्या है अपने पास BF3 प्लस H3BO3, नहीं BF3 प्लस HF ना, H2O ना, तो लिखो ना, क्या प्रॉब्लम, इसमें अपन को गिवन था H3BO3 प्लस BF3 ना, ये बनाया था।
यही तो बनेगा ना 3 ऑफ, तो BF3 में अपन ने ट्वाइस लिखा तो H3BO3 हो गया, बैलेंस कर लेते हैं उसमें क्या। तो H3BO3 अपन ने लिखा, इसे बैलेंस करने के लिए BOH होल थ्राइस लिख लेता हूँ, तो इसको थ्राइस कर लेता, तो मेरे पास 3HF आ गया। हाँ तो 3HF आ गया ना अपने पास H3BO3। अब इसमें क्या, HF को BF3 से भी रिएक्ट कर पाते हैं, क्योंकि HF बनेगा तो थोड़ा ये भी बनेगा, ये लुईस एसिड है और ये फ्लोरीन दे सकता है, तो हाइड्रोलिसिस तो किया तो है, हाइड्रोलिसिस क्या प्रॉब्लम। HF होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। H3BO3 बनेगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक तो है, बी वाला यही तो है। मैक्सिमम क्या बता सकते हैं कि HF बना तो BF3 से भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि BF3 से रिएक्ट करता है HF टू फॉर्म दिस, क्योंकि ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड होगा तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, और ये काफी स्टेबल एसिड है ना, इसलिए बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लुईस एसिड है और ये फ्लोराइड डोनर है, तो इसे बना सकते हैं। अच्छा HBF4 बना गिवन है, हाँ तो ठीक है ना, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो हाइड्रोलिसिस कहा था उसने, बता दिया तुमने प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट का ही तो बता कि वो भी रिएक्ट करेगा, HF बनेगा तो ये भी रिएक्ट करेगा, तो ये, हाँ तो पूछते अपन तो बता देते, अदरवाइज वाटर में ऐड किया है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो बता दिया अपन ने कि ये प्रोडक्ट बता सकते हैं। अगर वो पूछेगा कि ये बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, वरना हाइड्रोलिसिस तो इसका बन के हाइड्रोक्सिड बनेगा, तो बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कभी कभी अंडरस्टूड होता है कि भाई, जैसे अब मान लो मैंने ये लिख दिया, अगर प्रोडक्ट अपन ने ऐसे भी लिखा ना, तो अपन अज्यूम कर लेंगे ना कि अगर सबने ये प्रोडक्ट बताया है और उसमें एक्वस लिखा हुआ है, अच्छा सर ने एक्वस मिस कर दिया, अच्छा एक्वस मतलब H3BO3 बन जाना चाहिए, क्योंकि एक्वस में ये कैसे बनेगा, ये तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। या मैंने ये बनाया और सपोज करते हैं उसने लिखा हुआ हीटिंग करने के बाद बताना है, हाँ ठीक है ना, तो B2O3 बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हीटिंग करने के बाद पूछ रहे हैं ना, इससे निकाल देंगे पानी, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो HF बन रहा है, साइड प्रोडक्ट था, हाइड्रोलिसिस मतलब होता है वाटर का एडिशन, तो OH किया ना अपन उतना, ठीक है ना, तो वो लिख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम, वो सही था, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पढ़ रहे थे अपन, D4, C4 के बाद नहीं, पहले C4 चल रहा था, C4 में मैं आपको बोल रहा था कि भाई आइसोटोपिक बॉन्ड जो होते हैं, जैसे अपन लिखते हैं, अपन पढ़ रहे थे कि आइसोटोपिक बॉन्ड जैसे CH बॉन्ड और CD बॉन्ड है, तो इसका साइज छोटा आता है, सो आइसोटोप्स आर स्मॉलर इन साइज। तो इसका मतलब है H का साइज छोटा बड़ा होगा D से, D का साइज छोटा बड़ा होगा T से, टी शेप से, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CH इज ग्रेटर देन CD, और बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका उल्टा CD ऐसे करना। हाँ तो ठीक है, हो गया आंसर। जो आइसोटोप्स हैं उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बता दो, कौन कौन से गिवन है, कार्बन 14 16 12 16 14 18, हाँ तो 14 18 दोनों के आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन का भी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ उसी की होनी चाहिए।
तो 14-18 से शुरू करो और सबसे कम किसका होना चाहिए, जो बिल्कुल नॉर्मल होगा, मतलब कार्बन 12 वो भी आइसोटोप नहीं है और कार्बन 16 वो भी आइसोटोप नहीं है, तो सबसे कम स्ट्रेंथ उसी का होगा। और कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 उसका तो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेंथ होगा क्योंकि कार्बन 14 आइसोटोप है। अगर आइसोटोप यूज करोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होंगे। तो अपन लिख सकते हैं ना इसमें कि अगर मान लो कार्बन, ये कार्बन ऐसे गिवन है, तो फिर कहेंगे इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ना इससे। तो फिर क्या एक गिवन है, कार्बन का भी आपने वो लिया है आइसोटोप और ऑक्सीजन का भी आइसोटोप लिया, ये तो सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर एक बार आपने कार्बन का आइसोटोप लिया लेकिन ऑक्सीजन का नॉर्मल एटम लिया, फिर आपने दोनों को ही नॉर्मल एटम लिया, तो ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रेंथ ज्यादा। D4 hot concentrated nitric acid HNO3 converts graphite into, ये ऐसे कन्वर्ट कर देगा, ग्रेफाइट ऐसे हेक्सागोनल शीट्स होते हैं ना, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होगा ना, वो इन सब कार्बन एटम को, ये ग्रेफाइट तो ऐसे था, जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करोगे ना, तो इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन हेक्सानोइक एसिड, बेंजीन हेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 6 कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये बन जाएगा अगर ग्रेफाइट से उसको रिएक्ट करोगे, तो बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। और अगर कोल्ड होता तो फिर ए वाला होता, ग्रेफाइट ऑक्साइड बना देता मैं, सीओ बना देता ग्रेफाइट ऑक्साइड क्या, E4 and 6। Which of the following oxide will dissolve in H2SO4? ठीक है भाई, जो भी बेसिक होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, इनमें से कोई बेसिक तो है नहीं, एक एम्फोट्रिक है Al2O3, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि एम्फोट्रिक तो एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा, तो Al2O3 आंसर होगा। E6 BOH whole thrice, it is a weak base। वीक बेस का एसिड होता है बोरिक एसिड, NaOH से रिएक्ट करूंगा तो NaBOH होल 4 बनेगा, करेक्ट है। How can this reaction be made into the forward direction? तो ये वीक एसिड होता है, इसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं सिस डाइऑल में, ये आंसर हो गया। अपन ने वहां पर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के लिखा हुआ है अपन ने कि सिस डाइऑल होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अदरवाइज इट इज अ वीक एसिड। तो मैं चाहता हूं फॉरवर्ड चला जाए, तो इसको स्ट्रॉन्ग बना दो, डिसॉल्व कर दो ज्यादा, तो उधर चला जाएगा रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज बोरिक एसिड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन द सिस डाइऑल्स, और सिस डाइऑल एक ही जगह गिवन है, वो 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। E6 वही तो बताया मैंने। F5 which of the following will give a symmetric which of the following give symmetric cleavage of diborane? अच्छा, symmetric cleavage of diborane, देखो अपन ने ऐसे डाइबोरेन के साथ ना B2H6 के साथ ऐसे रिएक्शन पढ़ा, 1:2 के रेशियो में अपन ऐसे करते हैं, ये पढ़ा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, B2H6 will be like this, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये अपन को पता है। अब अपन क्या चाहते हैं कि इसमें जो ये बनाया ना आपने वो ऐसे बनाया,
इधर से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बना दूंगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बना दूंगा। तो मतलब ये बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चलेगा ना, और ये बन जाएगा पॉजिटिव। ऐसे मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। ये स्ट्रक्चर है इसका, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। अब अपन क्या चाहते हैं कि BH3 में ब्रेक हो। तो अगर BH3 में चाहिए तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे करते हैं, अपन क्या करते हैं यहां पर डोनेट तो करते हैं लेकिन बड़ा एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, मतलब इसको बल्कि ले लेते हैं। तो ये ना एक ही तरफ झुक जाएगा, फिर दूसरे को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग के बहुत छोटे हो जाएंगे। अगर इसमें बल्कि नहीं सका, मतलब बल्कि मतलब ये आर ग्रुप ले लो, बड़े एल्काइल ग्रुप ले लो, ऐसे टर्शरी अमाइन जैसे, तो फिर एक इस पे डोनेट होगा और एक इस पे डोनेट होगा, तो फिर सिमेट्रिक लिंकेज हो जाएगा। मतलब जब इसको डोनेट करेगा तो अपन ने इसको ब्रेक कर लिया, जब इसको डोनेट करेगा तो इसको ब्रेक कर लिया, अब सिमेट्रिक लिंकेज होगा। बड़े एल्काइल ग्रुप होंगे इसके पास, आर के पास, इधर छोटे छोटे थे ना NH3 का, तो ऐसे ब्रेक होता है। ये अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है। ये वाला शायद अपन ने डोनर तो लिखे हुए हैं कि इट इज अ लुईस एसिड, वो लुईस बेस के साथ ऐसे बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया के साथ ऐसे लिखा अपन ने इनके साथ, लेकिन अपन ने वो नहीं लिखा कि ऐसे क्लेवेज वाला पार्ट अपन ने नहीं पढ़ा, बट क्लेवेज इज लाइक दिस। तो देखते हैं नाइट्रोजन के पास बल्कि ग्रुप किसमें है, सबसे ज्यादा बल्कीनेस बी में प्रेजेंट है, अपन उसी को आंसर बता देंगे, दैट इज F5, जी वाला। फिर G4, aqueous solution of potash alums is, अच्छा ठीक है, देखो भाई K2SO4 है, Al2SO4 और 24H2 है भाई। अब एसिडिक बेसिक भी अपन अभी भी अगर एसिडिक बेसिक पूछेंगे तो फिर हो गया अपना काम। ये न्यूट्रल होता है pH 7, चाहे कितना भी कुछ भी लिखो, अपने बता रखे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, ये H2SO4 है, तो एसिडिक सॉल्ट है ना। मतलब ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो गया, ये तो 7 है लेकिन ये एसिडिक है, तो ओवरऑल सोल्यूशन एसिडिक हो गया, H2 and H4। सिलिकॉन्स रेजन्स आर मेड बाय, तो अपन ने बताया ना, रेजन मतलब पॉलीमर, तो आपको याद है ना ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था, तो उसने अल्काइल के ग्रुप से नहीं ले लिया, तो अपन कहेंगे ठीक है, हमें तो दोनों में से कुछ भी दे दो, हम रेजन बना देंगे। डिसॉल्विंग अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, हाँ चलेगा, रेजन बनेंगे इन टोलिन एंड देन हाइड्रोलाइसिस विद वाटर, सही है। फिर इसमें गिवन है हाइड्रोलाइजिंग द मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, सिलिकॉन रेजन्स आर मेड बाय डिसॉल्विंग अ मिक्सचर ऑफ, या तो ट्वाइस हो या फिर ये हो, सही है। एंड ठीक है, और दूसरा है बाय हाइड्रोलाइजिंग अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। नहीं तो इसमें फिर अगर अपन ऐसे करेंगे ना, दूसरे वाले में प्रॉब्लम यह है कि CH3 तो गिवन है, इससे मैं लीनियर पॉलीमर तो बना लूंगा, लेकिन अगर आप उसमें इसको डाल दोगे तो प्रॉब्लम यह है कि ये तो चेन टर्मिनेटर होता है ना, ये तो चेन टर्मिनेटर होता है ना हाइड्रोलाइसिस के बाद, तो ये पॉलीमर नहीं बना देगा ना, ये पॉलीमराइज नहीं करने देगा ना, क्योंकि ये तो चेन टर्मिनेटर होता है जिसमें एक OH होता है, उसका सिर्फ डाइमर बनता है। इसलिए उसका सिर्फ ये बताएं।
एक लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, बस सुनो और भागो। Which of the following anions is present in the simple silicate? है ना, चेन लाइक सिलिकेट। हाँ तो चेन बना लो ना सिलिकेट का, सिलिकेट पढ़ाया हुआ है मैंने, उसका जनरल फॉर्मूला पूछ रहा है, देख लो ना क्लास में, पढ़ाया हुआ है मैंने सिलिकेट से, तो पूछ देख लेना। चलो बस इतना ही पढ़ते हैं आज, बस हो गया। नेक्स्ट टाइम पर थर्मो पढ़ेंगे, और इसके एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 अभी बचा हुआ, वो अपन नेक्स्ट टाइम, इसका एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। चलो अब तुम लोगों का दूसरा क्लास है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। चलो थैंक यू।